राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं आज भाई मनीष शर्मा जी। आप नोएडा में रहते हैं और जरा जियो पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट है, पढ़ते लिखते रहते हैं, बड़ी अच्छी टिप्पणियां करते हैं। मनीष भाई राम राम। राम राम जी, राम राम मनीष जी, कैसे भाई, हैं आप? कल आपने एक बहुत बेहतरीन छोटा सा लेख लिखा कि यूक्रेन ने रशिया के जी, एयर बेसिस पे हमला करके 4,000 किलोमीटर अंदर पेनिट्रेट करके 40-42 बहुत ही कीमती उनके प्लेन्स उड़ा दिए, वो फाइटर प्लेन्स और पता नहीं क्या क्या। जी, और रशिया कुड नॉट प्रिवेंट इट। जबकि जी, अभी जो हमारा जो पाक के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ है, हमने उनका एक भी वेक्टर जो है वो पेनिट्रेट नहीं करने दिया भारत में। तो आपने बड़ी अच्छी टिप्पणी की थी उस पे, जरा बताइए जी, उसके बारे में। क्या ये हुआ, क्या है, इंडिया ने क्या किया था और रशिया में क्या हुआ है, और जरा कंपेयर कीजिए पूरे सिनेरियो को, हमारे दर्शकों को बताइए कि भारत की सफलता और रूस की विफलता। जबकि जी। रूस ने ही सारा इक्विपमेंट, सारा मीन्स S-400 जैसा इक्विपमेंट भारत को प्रोवाइड किया, पर रूस जी, अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पाया। क्या कारण क्या जी था? हाँ, जी। देखिए, सबसे बड़ा जो कारण है बाबा जी, वो है इंटीग्रेशन, जो मैंने अपनी पोस्ट में भी लिखा है कि जी इंटीग्रेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहता है इसमें। तो हमारे यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है, हमारे यहाँ पे जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं, उसमें से कुछ रशियन है, जैसे S-400 रशियन है, कुछ हमारे बनाए हुए हैं, जैसे आकाश है या आकाश तीर है, पृथ्वी है, एडवांस एयर डिफेंस है, वो हमारे हैं। और कुछ उसमें इज़राइल के भी हैं, जैसे स्पाइडर है या फिर बराक है। और इसके अलावा ना कुछ रशियन और पुराने एयर डिफेंस सिस्टम्स भी जो 1970s और 80s के हैं। और कुछ नए नए डिफेंस सिस्टम्स हैं जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हम लोगों ने बनाए हैं पिछले कुछ सालों में। तो आप देखेंगे तो भारत एक ऐसा देश है जिसके पास अलग-अलग देशों के बनाए हुए एयर डिफेंस सिस्टम्स या एंटी यूएवी सिस्टम्स हैं। और सबसे शानदार बात ये है कि हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं, वो सारे एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के अंतर्गत आते हैं और एक साथ काम करते हैं। आप ये देखिए कि एक सिस्टम हमारे पास में सन 2000 का है, एक 2024 का है, 23 का है, एक 1970s का है। लेकिन ये जो हमारा कमांड सेंटर है, उसके थ्रू सारे सिस्टम एक छत के नीचे काम करते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास एक तो हर तरह की कैपेबिलिटी है। हम लोग छोटा-सा अगर कोई ड्रोन आ रहा है, उसको भी उड़ा सकते हैं। सस्ता-सा ड्रोन अगर है, उसको भी उड़ा सकते हैं। और हम एक करोड़ों रुपए की मिसाइल अगर कोई आ रही है या कोई फाइटर जेट आ रहा है, उसको भी हम इस सिस्टम के थ्रू उड़ा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है इंटीग्रेशन, जिसके बारे में ज़्यादा लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद लोगों को पता नहीं है कि इंटीग्रेशन होता कैसे है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है हमारा खुद का एक नेविगेशन सिस्टम, जिसको हम नेविक के नाम से पहचानते हैं। तो मैं जस्ट एक छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका, कि हमने अपना खुद का एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम बनाया। और इस नेविगेशन सिस्टम के कारण हम लोग जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी की बात मैंने करी है, वो चीज़ हम लोग अचीव कर पा रहे हैं। पहले की तरह हम लोगों को यूएस का जीपीएस था या रशियन ग्लोनास करके इनके नेविगेशन सिस्टम हुआ करते थे, उन पे हम लोग अब निर्भर नहीं है। पूरी तरह से हम लोग अपना खुद का सिस्टम यूज़ कर पा रहे हैं। और कमाल की बात ये है कि जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है, उसकी एक्यूरेसी जीपीएस से कहीं बेहतर है। अगर मैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करूँ तो। तो ये 2 चीज़ें ऐसी इम्पोर्टेंट हम लोगों ने करी हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी अच्छी रही और हमने प्रोटेक्ट किया। मतलब अगर आप जो डीजीएमओ की जो स्टेटमेंट थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने बोला था कि हमारे पास में करीबन 700 से 800 यूएवीज़ का अटैक हुआ था, ड्रोन्स का अटैक हुआ था। और उनमें से सिंगल यूएवी या ड्रोन ऐसा नहीं था जो सही सलामत अटैक कर पाया हो। सबको आसमान के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिया था हम लोगों ने। तो ये एक मैं जस्ट एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको इसके बारे में। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, बट दिस इज़ द ब्रीफ। अच्छा, जो रशिया पे जो हमला हुआ है कल यूक्रेन द्वारा,
तो यूक्रेन जी के इस हमले को रशिया ये कहता है कि इट वाज नॉट एन अटैक, मिलिट्री अटैक, इट वाज अ टेररिस्ट अटैक। और जी जी एक लूप होल का फायदा उठा के आर्म्स को स्मगल करके, ड्रोन्स को हम्म, स्मगल करके ट्रकों में, कार्गो ट्रक्स में, जिसमें जो जी है उनको कैमोफ्लेज करके, वो लोगों, रशिया को ये लगा कि इसमें तो राशन पानी और जरूरी खाद्य पदार्थ आ रहे हैं। इस तरीके से वो ट्रक जो है जी उन एयरबेसेस के पास 4,000 किलोमीटर पहुंचे। 18 महीने से प्लानिंग कर रहे थे। फिर वहां से उन्होंने उनको जो है वो लॉन्च किया और उन ड्रोन्स ने जो है उन हम्म, एयरबेसेस पे हमला किया। पर सर ये इस प्रकार से जो आखिर ड्रोन्स कहीं से तो टेक ऑफ किए ही होंगे ना, तो उसको रशियन जी जी रडार जी सिस्टम या रशियन जो एयर डिफेंस सिस्टम था, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को, लो फ्लाइंग वेक्टर्स को क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाया? जी जी मैं बोलना चाहूंगा इसके बारे में। देखिए, रशियन जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी एडवांस है। मतलब S-400 उनके पास है, S-300 उनके पास है, S-500 भी उनके पास है। और इस हमले में जो ड्रोन्स यूज़ किए गए हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं बाबा जी? जी जी जी। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ जी, इस नहीं। हमले में जो हाँ। यूक्रेन ने जो ड्रोन यूज़ किए हैं, वो बहुत ही छोटे ड्रोन्स हैं। हाँ, वो बहुत ही छोटे ड्रोन्स हैं। और कमाल की बात ये है कि यूक्रेन ने इस पूरी प्लानिंग को पिछले 1.5 साल से यूक्रेन कर रहा था। और उन्होंने ट्रक्स बनाए, कस्टमाइज्ड ट्रक, जिसमें छतों के ऊपर उन्होंने लकड़ी का एक पार्टीशन करके और उसके अंदर इन छोटे-छोटे ड्रोन्स को असेंबल करके रशिया के अलग-अलग पार्ट्स में भेजा। और जैसे कि इज़राइल ने हमास के ऊपर अटैक किया था एक स्पेसिफिक टाइम पे, सारे के सारे जो पेजर्स थे, वो फटे थे वहाँ पे। सेम चीज़ यहाँ पर यूक्रेन ने भी की है। उन्होंने अलग-अलग लोकेशंस पे, अलग-अलग एयर बेसेस के ऊपर ये ट्रक्स भेजे पहले। और उसके बाद में एयर बेसेस के जितने पास ये ट्रक जा सकते थे, उतने पास गए। उसके बाद में एक ही टाइम पे इन सारे ड्रोन्स को निकाला गया और इन ड्रोन्स से अटैक किया गया। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये ड्रोन्स हवा में कितने टाइम रहे। मेबी शायद 10 मिनट की फ्लाइट रही हो, मेबी शायद 5 मिनट ये लोग हवा में रहे और उसके बाद में एयर बेसिस पे जाके ये सारे ड्रोन्स एआई इनेबल्ड ड्रोन थे, बाबा जी। एआई इनेबल का मतलब ये है कि ड्रोन्स जब गए वहाँ पे, ड्रोन्स को पायलट्स चला रहे थे जो यूक्रेन में बैठे हुए थे, और यूक्रेन की जो सीक्रेट सर्विस थी वो इन ड्रोन्स को ऑपरेट कर रही थी। और ड्रोन्स ने जाके देखा कि जो जितने भी हवाई जहाज खड़े हैं उसका सेंसिटिव पार्ट कौन-सा है। तो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है या तो इंजन होता है हवाई जहाज का, या फिर उसका फ्यूल टैंक होता है। उस पे अगर आप अटैक करेंगे तो इमीडिएटली आपका हवाई जहाज बेकार हो जाएगा। तो इन्होंने जाके जितने भी हवाई जहाज हैं उनके फ्यूल टैंक्स पे अटैक किया। और आप देखिए कि मुश्किल से कुछ हज़ार रुपए के ये ड्रोन्स थे, कुछ लाख रुपए के ड्रोन्स थे, और इनकी वजह से रूस को इस समय 7 से 8 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है, कुछ ही मिनटों के अंदर। और जैसे ही मिशन पूरा हुआ उसके बाद में जितने भी ट्रक्स गए थे, वो सारे सेल्फ डेटोनेटेड ट्रक थे। मिशन पूरा होते ही ट्रक्स भी अपने आप फट गए। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई है रशियन एयर डिफेंस के सामने कि जितने भी ये ड्रोन्स उड़े थे ट्रक्स के बाद में, ट्रक से, तो उनका टाइम कितना रहा, ट्रैजेक्टरी में टाइम कितना रहा, कितने टाइम ये ड्रोन्स ऑन एयर रहे थे, और क्या वो टाइम उनके एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इनफ था उसकी किसी भी इनकमिंग वेक्टर को जांचने के लिए। वो एक बहुत बड़ा शोध का विषय है मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि सारे अटैक्स एयर बेसिस के ऊपर हुए हैं, तो एयर बेसिस पे तो डेफिनेटली आपका एयर डिफेंस एक्टिव रहता है। वहाँ पे इतनी अच्छी खासी सिक्योरिटी, अजीब सी बात है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से अब इसमें मॉडस जी ऑपरेंडी तो ये हुआ कि आप अपना एक ड्रोन किसी तरह किसी एयरबेस के नजदीक पहुंचा दें और वहां से वो जी लो फ्लाई करता हुआ 5 मिनट के अंदर आपके एयरबेस को हिट कर सकता है, अगर आपका ड्रोन जो है आपने एयरबेस के अगल बगल 1 2 4 5 किलोमीटर के अंदर पहुंचा दिया।
तो अगर जी इस हाँ। हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का तो हर एक एयरबेस जो है वो ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जहां ऐसा कोई जी, जी। ड्रोन स्मगल किया जा सकता है। इंडिया का जी, तो जी, जी, बॉर्डर मैं आपकी बहुत बात से पोरस है, नेपाल से आ सकता है, और इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, वहां से आ सकता है। राजस्थान का इतना बड़ा बॉर्डर है, वहां से आ सकता है। हुँ, हुँ। और ऐसे बहुत से तरीके हैं जहां से, और देर आर सो मेनी एलिमेंट्स, जैसे हम आधा मोर्चा कहते हैं। जी। तो सर जी हाँ, ये जी हाँ। खतरा तो भारत पे भी बहुत जबरदस्त है। सेम यही अटैक भारत पे क्यों नहीं हो सकता, ये बताइए। बिल्कुल हो सकता है सर, और आप मान के चलिए कि रशिया के मुकाबले भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी वल्नरेबल है इस मामले में। जैसा कि आपने बोला, और ये चीज़ लोग भी जाके वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि भारत के जितने भी एयर बेसेस हैं या फिर जितने भी कैंट हैं, जो बड़े-बड़े कैंट हैं, आप देखेंगे कि उनके आस-पास एक ख़ास तरह की आबादी रह रही है, और उन्होंने हाँ। वहाँ पर अपना एक एक एकाधिकार कर लिया है। और आप अगर गूगल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आप पठानकोट एयरबेस ले लीजिए, चाहे हिंडन एयरबेस ले लीजिए। इसके अलावा और भी ऐसे सैकड़ों एयरबेसेस या आर्मी के कैंट हैं जिन जो काफ़ी सेंसिटिव हैं नेचर में। लेकिन उनके आस-पास, स्पेशली उनके एंट्री एग्ज़िट पॉइंट के आस-पास आप देखेंगे, तो इस तरह के एन्क्रोचमेंट्स आपको मिलेंगे। तो ये बहुत ही आसान है कि चोरी-छुपके इस तरह के ड्रोन्स को स्मगल करके उन एरियाज़ में लेके जाया जाए, और वहाँ से अगर ड्रोन उड़ाया जाए, तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके पास में रिएक्शन टाइम बहुत कम होगा। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम सिस्टम को सक्सेसफुल होने के लिए उसके पास में रिएक्शन टाइम होना बहुत ज़रूरी है। अब सपोज़ कीजिए पाकिस्तान से कोई मिसाइल उड़ती है या चाइना से कोई मिसाइल उड़ती है, तो हमारे पास कुछ मिनट्स होते हैं उसको कैप्चर करने के लिए, उसका जो उसकी ट्रैजेक्टरी है उसको ट्रैक करने के लिए, देन फिर हम अपनी मिसाइल को यहाँ से काउंटर करने के लिए छोड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ के लिए आपको टाइम चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके एयरबेस की बिल्डिंग जो आपकी बाउंड्री है, उसके पास से ही किसी ने अपने घर की छत से ड्रोन भेज दिया, तो उस सिचुएशन में आपके पास में रिएक्शन टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा। मतलब हार्डली कुछ सेकंड्स या 1 मिनट, 2 मिनट, उतनी देर में आपका एयर डिफेंस सिस्टम शायद उस इनकमिंग ऑब्जेक्टिव की जो आपका ट्रैजेक्टरी है, उसको शायद मेज़र ही नहीं कर पाएगा, उससे पहले अटैक हो जाएगा आपके ऊपर। तो जो आप कह रहे हैं बात एकदम ठीक है, और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इस हमले के बाद में आप देखेंगे कि लड़ाई के मायने बदल चुके हैं। अब लड़ाई कन्वेंशनल तरीके से तो होगी नहीं, अब ऐसे ही होगी। नहीं, वो सर हमने सुना था कि वो शिवाजी ने माइटी मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शैली विकसित की थी। आपको नहीं लगता कि ये जो ड्रोन जी, युद्ध शैली है, ये भी एक प्रकार की नई टेक्नोलॉजी जी वाली हाँ। गुरिल्ला शैली है, जहां जी हाँ, सबसे बिल्कुल। पहले तो आपको आप देखिए ना बहुत महंगे हुँ, हुँ। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के मिसाइल सिस्टम की जरूरत नहीं है। एक सस्ता सा ड्रोन, जी हाँ। अच्छा, जिसे जिसे एक आम सामान्य आदमी, मुझे लगता है 12वीं पास आदमी को भी अगर सिखा दिया जाए तो वो उसको ला के असेंबल कर लेगा। आप बताइए इसमें क्या मुश्किल है। अगर जी एक हाँ। छोटे छोटे टुकड़े वो लाना शुरू करे, साल 2 साल के अंदर टुकड़े ले आए, फिर उनको असेंबल कर ले, लो जी। जैसे 18 महीने से यूक्रेन ट्रकों में भर भर के ये ड्रोन हुँ, ला हुँ। रहा था उन एयरबेसिस के पास। तो जी, ड्रोन जी। टेक्नोलॉजी तो बहुत ही सिंपल है। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं बाबा जी, और समस्या ये है कि मैंने है ना इस चीज़ पे पहले एक बार लिखा भी था कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है, जो हम नए तरह का युद्ध हम देख रहे हैं, इसमें कॉस्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, कि आप आपकी वॉर की कॉस्ट क्या है। और हमेशा कोई भी लड़ाई होती है उसमें कॉस्ट ही मैटर करती है। कॉस्ट ही आपको लड़ाई को लंबे समय तक चलाने या उसको रोकने पे विवश करती है। तो इन मामलों में अगर आप देखेंगे, अगर इस चीज़ का छोटा-सा एनालिसिस करें हम लोग, तो यूक्रेन की कॉस्ट कितनी लगी? मेबी कुछ $1000 या 2-4-5 करोड़ रुपए आप मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आप हम्म। रशिया की कॉस्ट अगर देखें इसमें, तो 5 से 8 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ उसको। मतलब आप मान के चलिए मोटा-मोटी 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए उसके
इसमें चले गए और ऊपर से एक सेटबैक लगा कि बिना कुछ किए ही उनके इतने सारे एसेट्स, स्ट्रेटेजिक एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गए। तो इससे ना आपकी आपकी आर्म्ड फोर्सेस, आपकी जनता के मन के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इस समय पे रशिया में एक आप समझ लीजिए कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। रशिया के एक आम नागरिक के मन में क्या चल रहा होगा कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना नाकाम है। दूसरी चीज़ उनके मन में ये चल रहा होगा कि यूक्रेन जब चाहे तब हमारे ऊपर किसी भी पॉइंट पे अटैक कर सकता है। एयर बेसेस तो हाई सिक्योर्ड एरिया होते हैं, वही आपको सिक्योर्ड नहीं है, तो आपका जो नॉर्मल जो एक नागरिक होता है उसके मन में डेफिनिटली इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को, भारतीय सरकार को भी समझनी पड़ेगी और अकॉर्डिंगली फिर कदम उठाने पड़ेंगे। नहीं तो इस हिसाब से तो सर जो नई युद्ध प्रणाली है, अब जी, मुझे एक बात बताइए, अभी जो भारत पाकिस्तान का जो 4 दिन का युद्ध हुआ उसमें भारत ने ये सिद्ध किया कि आपको इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके अंदर पेनिट्रेट करके अटैक करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एयर अपने अपनी वायु सीमा से ही जो है जी, अटैक कर सकते हैं और जी, पाकिस्तान के हर कोने को अटैक कर सकते जी, हैं। अब यूक्रेन ने यह सिद्ध कर दिया कि अब तो जी। आपको महंगे इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं है, आप गुलेल से, मतलब इसकी तुलना मैं ऐसे करूंगा कि किसी ने गुलेल से F-16 मार गिराया हो। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और सर एकदम सही ये तुलना जो की आपने। ये जो आतंकी संगठन है या पाकिस्तान जैसे कंगले देश जो है जिनके पास जो कन्वेंशनल वॉर लड़ने की कुवत नहीं है, भाई हम तो कहते हैं ना, हम जी, तो मजाक में कहते हैं कि तुमको बेटा वापस गधी पे बैठा देंगे, है ना, और तुम्हारे हुँ, हाथ में सचमुच पत्थर पकड़ा जी। देंगे, डंडों से लड़ना पड़ेगा। पर ये जो नई वॉर टेक्नोलॉजी है सर, ये तो वाकई गुलेल से F-16 मार गिराने वाली है। जी हाँ। आपको अपने यहाँ सिर्फ नहीं, नहीं, छोटे एकदम सही छोटे कह रहे हैं आप। ड्रोन, तो इसका मुकाबला हम भारत वाले कैसे करने जा रहे हैं? भारत की सेना कैसे इसका मुकाबला करेगी, जबकि हमारे पास हमारे तो हर इंस्टॉलेशन के बगल में ऐसे लोग बैठे हैं जो ऐसे ड्रोन अपनी झुग्गी में या अपने जी हाँ। घर में रख के रखने को तैयार हो जाएंगे। अभी एक हमारा एक पैरामिलिट्री फोर्स का जवान पकड़ा गया है, वो सिर्फ 3,000 रुपए महीने पे जासूसी कर रहा था। हुँ, हुँ। 3,000 रुपीज पर मंथ। जी हाँ। हुँ, हुँ। जो 3,000 रुपए पे भारत के सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेच सकता है, वो 30,000 के लिए अपने घर में ड्रोन रख लेगा। आराम से रख लेगा जी, उड़ा भी देगा, रखना क्या है। नहीं, आप एकदम इसका जेन्युइन पॉइंट उठा रहे हैं। सर ये आपको नहीं लगता आप कि इस यूक्रेन हमले के बाद पाकिस्तान, सॉरी, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट्स जो है, इंडियन फोर्सेस जो है, वो बहुत ज्यादा चौकन्नी हुई होंगी? हमारी सरकार को भी अब चौकन्ना की जरूरत है कि भैया इन इन तत्वों को, ये जो जिनकी आस्था राष्ट्र के प्रति नहीं बल्कि अन्य फैक्टर्स के प्रति है, जिनके लिए राष्ट्र का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मैं शब्द कुछ जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं क्योंकि जी, जी, जी। जहां राष्ट्र का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ऐसे लोग तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गए हैं। और क्या ये नहीं, आप बात एकदम ममता सही कह रहे हैं बनर्जी, बाबा जी। क्या ये बात ममता बनर्जी और अखिलेश यादव और ऐसे राहुल गांधी जैसे लोग इस खतरे को रियलाइज करेंगे कि नहीं, राष्ट्र की अब तो संप्रभुता और उसकी सुरक्षा खतरे में है इन तत्वों की वजह से? देखिए, मैं विपक्ष के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा इस समय क्योंकि ये तो हमेशा खैर उल्टा ही सोचते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय सरकार हो, चाहे भारतीय सेना हो, अब इनके कान खड़े हो जाने चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। इनको मल्टीपल एक प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी इनको अपनानी चाहिए। सबसे पहले तो जितने भी एयर बेसेस या स्ट्रैटेजिक जो भी एसेट्स हैं हम लोगों के, चाहे आपका
कोई एटॉमिक पावर स्टेशन हो, चाहे आपके कैंट्स हो या फिर आपके एयर बेसेस हो, इन सब की सुरक्षा की व्यवस्था इनको पुख्ता करनी पड़ेगी। उनके आसपास की जो एनक्रोचमेंट्स हैं उनको हटाना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आप भविष्य में कितने अटैक्स होंगे, किस तरह के अटैक्स होंगे, आप उनको नहीं रोक पाएँगे। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको हर शहर में हर कस्बे में, जिले में, सब जगह पे आपको एंटी ड्रोन सिस्टम्स आपको लगाने पड़ेंगे। क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ से कब आपको ड्रोन का अटैक्स हो जी जाए आपके ऊपर। नहीं। क्योंकि अब लड़ाई लड़ाई के नियम बदल चुके हैं अब, और यूक्रेन का जो ये अभी अटैक हुआ है ना, ये एक केस स्टडी बन जाएगा आपकी बिल्कुल। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या फिर पाकिस्तान जैसे जो फेल्ड स्टेट्स हैं उनके लिए, क्योंकि उनको एक बहुत ही सस्ता, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक तरीका मिल गया है इंडिया पे अटैक करने का, जिसमें कि कुछ हज़ार या कुछ लाख रुपए में वो हमारे यहाँ पे अरबों रुपए का नुकसान कर सकते हैं और अफरा-तफरी मचा सकते नहीं, ये जैसे एक जमाने में लॉ एंड ऑर्डर के लिए चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगाने की व्यवस्था शुरू हुई, और आज बहुत हद तक अब तो हर व्यक्ति अपने घर में 4 सीसीटीवी लगा के बैठा है। आपको नहीं लगता कि अब हैं। तो जी हाँ, एंटी ड्रोन एंटी ड्रोन ड्रोन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी और वो करने, अब तो देश के चप्पे चप्पे पे ड्रोन ना आ जाए, इसको रोकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी सरकारों को। अब अस्पताल बिल्कुल, सर, बिल्कुल करनी पड़ेगी। एक मिनट, स्कूल अस्पताल और सड़क बाद में बनेगी सर। हम स्कूल और हुँ, अस्पताल बना के क्या कर लेंगे अगर एक ड्रोन आ हुँ। जाएगा हमारे यहाँ? तो भैया ऐसा करो, स्कूल अस्पताल और मिड डे मील बाद में, पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी लाओ। क्यों? जी हाँ, जी। जी, बिल्कुल, सही कह रहे क्योंकि हैं आप। सुरक्षा मैं तो मैं सबसे आपको पहले है। जी, जी। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ बाबा जी। कोई भी बड़ा हॉस्पिटल होता है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और उसके लिए आप देखेंगे कि हॉस्पिटल के बाहर ही एक ऑक्सीजन का पूरा प्लांट बनाया जाता है। जी बड़े-बड़े टैंक्स लगे रहते हैं। तो आप एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, आप मान के चलिए कि अगर कोई इस तरह का इंसान है जो अफ़रा-तफ़री मचाना चाहता है, वो एक छोटा-सा ड्रोन लेके जाएगा और उस स्पेसिफ़िक जो प्लांट है, वहाँ पे जाके ब्लास्ट कर देता है। ऑक्सीजन का प्लांट है वहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लास्ट होगा तो बड़ा धमाका होगा। अब उस बड़े धमाके से कुछ लोग तो वैसे ही मर जाएँगे और कुछ लोग जो जिनको ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही होगी, उन लोगों को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप देख लीजिए कि छोटे से ड्रोन से, एक छोटे से हमले से कितने बड़े लेवल पे अफ़रा-तफ़री मचाई जा सकती है। और हमारे जो मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जो कैंट्स हैं या जो हमारे जो एयर बेसेस हैं, उसपे हमारे एसेट्स कितने सुरक्षित हैं, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि कल के हमले में ये देखने में आया है कि रशिया के जितने भी बड़े-बड़े बॉम्बर्स थे, वो सारे ओपन में खड़े थे, बिल्कुल खुले में। वो हैंगर्स के अंदर नहीं थे या किसी प्रोटेक्टेड जो आपका एक लेयर थी उसके अंदर में नहीं थे, वो ओपन में थे। और इसलिए फटाफट एक एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें एक ही ड्रोन ने शायद 4 या 5 एयरक्राफ्ट्स को उड़ाया। छोटा-सा ड्रोन जा रहा है, उसको कोई ऑपरेट कर रहा है और वो पहले एक एयरक्राफ्ट को बम गिराता है, वो उड़ जाता है, फिर दूसरे पे गिराता है, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। तो इंडिया में हमारे स्ट्रैटेजिक एसेट्स कितने सुरक्षित हैं, उसके ऊपर एक एनालिसिस गवर्नमेंट को और आर्म्ड फोर्सेस को करना पड़ेगा इमीडिएटली। अदरवाइज़ इस तरह के हमले कभी भी हो सकते हैं और बहुत ही कम नोटिस पे इस तरह के हमले हो सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है, भारत जैसे देश के लिए जिसके चारों तरफ दुश्मन है, जिसके अंदर एक आधा मोर्चा है, जैसा आपने बताया। तो हमारे लिए तो बहुत कंसर्निंग बात है ये। तो सर, वाकई आज की चर्चा का मेन कंक्लूजन ये था कि ऐसा हमला भारत पे कभी भी हो सकता है। भारत भी जो है, भारत को बहुत ज्यादा सरकार को चौकन्ना रहने की जरूरत है और इन तत्वों को जी, तुरंत एकदम करने की जरूरत है। तो जी, मनीष भाई, आपने समय दिया सर, और ये बहुत ही गंभीर चर्चा हुई और बहुत ही, मतलब, पूरे देश को, राष्ट्र के एक एक जी, नागरिक को चौकन्ना रहने की जरूरत है और स्थिति को समझने की जरूरत है। समझदार, सर, समझदार व्यक्ति वो होता है, कुछ लोग गलती करके सीखते हैं, पर जो समझदार आदमी होता है ना, वो जी हाँ, दूसरे की गलती से सीखता है। क्यों? जी हाँ। जी, बिल्कुल सही बात है। तो, हमें तो रूस की गलतियों भारत, से सीखना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, रूस की गलती से भारत को सीखने की जरूरत है, भारत के एक एक नागरिक को सीखने की जरूरत है।
और इस वक्त जो है पूरे राष्ट्र को एक होकर सोचने और काम करने की जरूरत है। मनीष भाई, आपने समय दिया था, मैं चाहूंगा कि आपसे रेगुलर बातचीत होती रहे, तो जी बड़ा जी। अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही सर, इसी विषय पे आगे फिर किसी नए विषय पे आपसे दोबारा बात करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद। धन्यवाद जी।